तो जैसे हम काइनेटिक्स में शुरुआत किए थे तो मैं आपके सीबीएसई के थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा था सब्जेक्टिव मैनर में किस तरीके से आपको टैकल करना है। तो पहले लेक्चर में हम लोग बेसिक रेट रेट क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअल में है क्या, रेट लो क्या होता है हमारे पास, और उसके बाद में टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसे होती है हमारे पास रिएक्शन की, मतलब रेट की टेम्परेचर डिपेंडेंसी को कैसे चेक करते हैं हम लोग चेक करते हैं बाई अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करी थी। उससे आगे चलते हैं, भी थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन बताऊंगा, उसके बाद में सब्जेक्टिव वे में क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे आपको राइटिंग स्किल रखनी है, तो वो सब चीजों पे बात करते हुए हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं। थोड़ा सा गला खराब है मेरा। चलिए, तो स्क्रीन शेयर होती है आप लोगों के साथ अभी, और देखते हुए चलिएगा। चलो, आई थिंक स्क्रीन शेयर हुई क्या, एक सेकंड, हुई नहीं यार। हाँ, अब हो गई। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के बारे में भी थोड़ी सी चर्चाएं करी थी। फिर अरेनियस इक्वेशन में तीन फॉर्म है अपने पास। पहली कि रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी कैसे होती है, तो K इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पे ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी, टी टेम्परेचर, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, के हमारे पास रेट कांस्टेंट होता है, और ए को हम लोग बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ पे कर रखी है। जब हम लोग दोनों तरफ लोग लेते हैं तो एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी आता है। इस एल एन को लोग में कन्वर्ट करने के लिए एल एन में बेस होता है मेरे पास ई, और लोग में बेस होता है मेरे पास 10। तो एल एन को लोग में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, तो वहां से मेरे पास अपग्रेडेड इक्वेशन जो आ जाती है वो आ जाती है लोग के इक्वल टू लोग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। यहां से आपको ग्राफ पूछे जाते हैं किसके किसके बीच में, लोग के और 1/t के बीच में। तो जब हम लोग लोग के और 1/t के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप मेरे को मिलेगा माइनस ई ए बाई 2.303 आर। नेगेटिव स्लोप है, मतलब डिक्रीजिंग टाइप में। इस तरीके से मेरे पास स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने क्या बात करी थी, इस पे क्वेश्चन भी आपको करवाया था शायद, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो इस पे क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। और फिर आपको K1 और K2 दो अलग अलग रेट कांस्टेंट दे रखे हो T1 T2 टेम्परेचर पे। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, लोग K2 बाई K1 इक्वल टू ये बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। इसका डेरिवेशन भी ऊपर मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। तो इंपॉर्टेंट चीजें अरेनियस इक्वेशन के बारे में हमारी हो चुकी है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद हमारे पास जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी। और उसी के साथ में हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करी जाती है वो सारी बातें पूछी जाएंगी। तो फॉर्मूले पे तो हम लोग आएंगे डायरेक्टली। फॉर्मूला याद करने से पहले हमारा काम क्या होगा, रेट लो लिखना, और इंटीग्रेटेड रेट लो कैसे हम लोग डिराइव करते हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला मैं ले रहा हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो पहली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, और इंटीग्रेटेड रेट लो मैं आपको डिराइव करके यहाँ पे दिखाने वाला हूं। ठीक है जी, क्योंकि डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, तो सबसे पहले मैं मान रहा हूं मेरे पास एक कोई रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट लेट सपोज मैं ले लेता हूं आर, और वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका रेट कांस्टेंट मैं मान लेता हूं के। ओके, और जब इनिशियली मेरे पास टाइम जीरो होगा, तो यहाँ पे पहली कंडीशन ले रहा हूं एट टी इक्वल टू जीरो, जब मेरे पास टाइम जीरो है, जीरो टाइम है, जब रिएक्शन शुरुआत हुई है। तो आप एक बात मेरे को बताएंगे, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो रिएक्टेंट टी होगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट तो कुछ होगा ही नहीं। तो टी इक्वल टू जीरो पे मेरे पास रिएक्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको मैं ले रहा हूँ आर नोट। कितना ले रहा हूँ, आर नोट। आर नोट इज द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यू कैन से इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इनिशियली टी इक्वल टू जीरो का मतलब इनिशियली, स्टार्टिंग में, इनिशियल पॉइंट पे, इनिशियल हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट तो कुछ होगा नहीं, प्रोडक्ट तो कुछ होगा नहीं। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद हमारे पास इस आर नोट में से कुछ कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं आर नोट में से एक्स अमाउंट कम हो गया। वो एक्स अमाउंट कम होकर कन्वर्ट किस में होगा, वो कन्वर्ट होगा पी में। ठीक है, और ये जो आर नोट माइनस एक्स कम हुआ है, इस मोमेंट पे यहाँ पे टर्मिनोलॉजी ध्यान से पकड़ना, अगर गलती कर दिया आपने तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो आर नोट माइनस एक्स है,
ये मेरे पास है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, तो इसको हम लोग लिख देते हैं आर टी। व्हाट इज आर टी? आर टी इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो आर टी को यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या? रिमेनिंग रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। टी टाइम पे हमारे पास रिएक्टेंट का रिमेनिंग अमाउंट क्या है? वो होता है आर टी। ठीक है जी, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब मान लो बहुत सारे टाइम बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो टी, जरूरी नहीं है रिएक्शन सारी कंप्लीट हो, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाती है, तो तीसरा केस मैं यहां पे ले रहा हूं, एट टी इक्वल टू टी कंप्लीशन। टी 100% जब कंप्लीट हो जाएगी, और 100% से पहले हम लोग टी 50 भी लेंगे। ठीक है, और टी 50 और टी कंप्लीशन की चलो आगे बात कर लेंगे। तो ये दो एक जनरल ले ली मैंने, यहाँ पे टी टाइम पे बात कर लिया, एट टाइम टी, एनी जनरल टाइम, एट टाइम टी, जनरल टाइम टी, बीच में किसी टाइम इंटरवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दो कंडीशन ले ली। अब मैं क्या लिखूंगा देखिएगा, हमें पता है कि रेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो रेट को एक तो हमारे पास लिखा जाता है कि भाई रिएक्टेंट जो भी है उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे 2 होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, -1/2 dr/dt, -1/2 dr/dt। ये तो हमारे पास इस तरीके से लिखा जाता है रिएक्शन को देख के। तो यहाँ पे कोई आगे तो है नहीं 2 वगैरह, तो यहाँ पे सिर्फ r है, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, -dr/dt। ये तो हो गई। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, तो एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये चीज बराबर होती है किसके, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर n, और n यहाँ पे होता है ऑर्डर। हमें पता है ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो ये आप डेफिनेशन भी याद करेंगे, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, जब हम लोग रेट लो लिखते हैं, दिस इज आवर रेट लो, और रेट लो में जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन की जो पावर होती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर मेरे पास है जीरो। ठीक है, मैंने इसे लिख दिया। चलिए, अब देखो, अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां से देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा डेरिवेशन बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पे -dr/dt, सिर्फ इतने पार्ट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, रेट के आगे वाले को, इसको। तो -dr/dt किसके बराबर आ जाएगा, ये माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही होती है। तो के और किसी की भी पावर जीरो हो जाता है 1। अब यहां से क्या लिख सकता हूँ, -dr को इस साइड रखो, -dr को इस साइड रख लो, और के डी टी इस साइड चला जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने बात तो करी थी टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, आर कितना था, आर नोट था। देखो यहाँ पे कंडीशन लिखी थी ना शुरू में, ये रही कंडीशन, कि जब टाइम जीरो था तो रिएक्टेंट कितना था, आर नोट। जब टाइम टी हो गया तो रिएक्टेंट कितना हो गया, आर टी, दैट इज आर नोट माइनस एक्स। तो यहाँ पे आर टी लिख देते हैं। तो अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा बोथ साइड, बाय टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं। अब देखो के तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नंबर जो होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, ये आप बेसिक इंटीग्रेशन आई होप जानते होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जब टाइम जीरो है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर नोट है। ठीक है जी, जब टाइम टी हो गया तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गई, आर टी हो गई। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखो बेसिक इंटीग्रेशन आई होप आप जानते होंगे कि मेरे पास अगर कहीं पे dx लिखा हो और उसका इंटीग्रेशन हो तो वो होता है x। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, x। तो dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, r। ठीक है जी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अपन करेंगे, तो ये dr का इंटीग्रेशन हो गया r। अब इस पे लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट मेरे पास क्या क्या है, लोअर लिमिट तो है r नोट, और अपर लिमिट कितनी है, आर टी। ठीक है, इज इक्वल टू, के, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, जैसे dx का dx होता है वैसे ही dt का t हो जाएगा। तो t यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट t होगी। अब जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो पहले हम लोग अपर लिमिट रखते हैं, माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो पहले यहाँ पे r की जगह आर टी रखा जाएगा, तो आर टी माइनस लोअर लिमिट मेरे पास हो जाएगी आर नोट, इक्वल टू के, अपर लिमिट मेरे पास हो गई t, माइनस लोअर लिमिट हो गई मेरे पास जीरो। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, आर टी माइनस आर नोट इक्वल टू के टी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर टी इक्वल टू आर नोट
अच्छा इस साइड में माइनस के टी, ये माइनस था ना यहाँ पे, तो ये माइनस मैंने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? ये माइनस जो था, ये माइनस उस साइड अगर मैं लेके गया तो यहाँ पे माइनस के टी आएगा, यहाँ पे माइनस के टी आएगा, यहाँ पे माइनस के टी आएगा, ये माइनस के टी आएगा। तो आर टी इक्वल टू आर नोट माइनस के टी रहेगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ से ग्राफ भी आप बना सकते हैं, आप ग्राफ भी यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके पास डेरिवेशन हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। अब देखो यहाँ पे इनका सबका मीनिंग लिख दो। आर टी क्या होता है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। आर टी क्या है? रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। ठीक है जी। आर नोट क्या होता है मेरे पास? आर नोट क्या होता है? आर नोट होता है मेरे पास इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट जो कि मैक्सिमम होता है। आपको पता है इनिशियल अमाउंट शुरुआत में ही मैक्सिमम होता है रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट। ठीक है जी। के यहाँ पे क्या है? रेट कांस्टेंट है मेरे पास, के जानते हो आप, रेट कांस्टेंट है। और टी क्या है? टी पर्टिकुलर टाइम जिस पे आप बात कर रहे हो, टाइम जिस पे आप बात कर रहे हो, जो पर्टिकुलर टाइम जिस पे आप जानना चाहते हो रिएक्शन को। ठीक है, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये मेरे पास है क्या? दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लो, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लो, इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आपको कोई कह दे कि डराइव द इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप ये डेरिवेशन करेंगे उसके सामने। ठीक है जी। इंटीग्रेटेड रेट लो अगर आपसे डेरिवेशन पूछा जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ये आप डेरिवेशन करके दिखा देंगे और फाइनल रिजल्ट भी आपको याद रखना है। अब यहां से और क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे? ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है पहला तो हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ को हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में टी, इसके नीचे पैरों में 1/2 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर आपको कभी कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो जब भी आपको, जब जब आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है, चाहे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, चाहे सेकंड ऑर्डर के लिए, अगर उसका डेरिवेशन चाहिए तो आप कहां से करेंगे? इंटीग्रेटेड रेट लो से। सो बाई इंटीग्रेटेड रेट लो हाफ लाइफ होता क्या है? जहां पे रिएक्शन आधी खत्म हो चुकी होती है, आधी कंप्लीट हो चुकी होती है। ठीक है, तो एट टी इक्वल टू टी हाफ पे हमारे पास, टी हाफ का मतलब क्या हुआ? टी इक्वल टू टी हाफ का मतलब है रिएक्शन हाफ कंप्लीटेड, तो बची कितनी? हाफ। तो हमें कंप्लीट या बची हुई किससे पता चलती है? यहाँ पे कंसंट्रेशन से। इसका मतलब मेरे पास टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन बची हुई है वो कितनी होगी? आर टी, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। और यहाँ पे टी कितना है? टी हाफ। तो आर टी हाफ पे आर टी कितना होगा? ये स्टार्टिंग में जो थी उसकी आधी होगी आर नोट बाई टू, तभी तो हाफ लाइफ होगा। हाफ लाइफ क्या होता है? टी टाइम वो टाइम जहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन की रिएक्शन कंसंट्रेशन आधी बच जाती है, तो आर नोट बाई टू लिख दिया। बस इस ऊपर वाले में इंटीग्रेटेड रेट लो के फॉर्मूले में लिखो। सो बाई इंटीग्रेटेड रेट लो, इंटीग्रेटेड रेट लो हम लोग क्या जानते हैं? रेट लो ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होगा? वो हमारे पास है, अभी हमने डिराइव किया था, आर टी इक्वल टू आर नोट माइनस के टी। व्हाट इज आर टी हियर? आर टी इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। यहाँ पे टी हाफ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आर टी को पुट करो कितना? आर नोट बाई टू, तो यहाँ पे पुट करो आर नोट बाई टू। ठीक है जी। इक्वल टू, यहाँ पे आर नोट है मेरे पास, और टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं तो टाइम टी हाफ हो जाएगा। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, डेरिवेशन देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे टी हाफ हमें चाहिए, तो इस वाली चीज को लेफ्ट साइड में ले आओ। तो के टी हाफ मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा? के टी हाफ बराबर हो जाएगा आर नोट माइनस आर नोट बाई टू, आर नोट माइनस आर नोट बाई टू। तो टी हाफ मेरे पास कितना आ जाएगा? आर नोट माइनस आर नोट बाई टू, मतलब एक माइनस आधा, तो आधा रह जाएगा, तो यहाँ पे आर नोट बाई टू रह जाएगा। और मुझे टी हाफ चाहिए, तो के को इधर डिवाइड कर दिया, तो टी हाफ मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना आ गया? आर नोट बाई टू के। दिस इज द हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग कंप्लीट लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है कंप्लीशन को जाती हैं, कंप्लीट होती हैं। तो दूसरा डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, किसके बारे में? किसके बारे में करने जा रहे हैं दूसरा डेरिवेशन? ये हमारे पास है
कंप्लीट लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फुल लाइफ टाइम। तो देखो कंप्लीट लाइफ टाइम मतलब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टी 100%। और जब टाइम 100% होगा, टाइम की जगह क्या रखना है अपने को, 100%, टी 100%। और जब 100% रिएक्शन हो जाएगी, इसका मतलब रिएक्टेंट कितना बचेगा, जीरो बचेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, वो हमारे पास आर टी को हम लोग यहाँ पे कितना पुट करेंगे, जीरो, क्योंकि टी 100% के टाइम पे मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो तो बचेगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। और ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड रेट लो में पुट कर दो। तो इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होता है, जीरो रिएक्शन के लिए आर टी इक्वल टू आर नोट माइनस के टी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो, आर टी की जगह जीरो पुट कर दो, और आर नोट तो हमारे पास आर नोट ही होता है, माइनस के, और टी यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी 100% जब कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन। तो अगर मैं टी 100% को देखूं तो कितना आ रहा है मेरे पास, आर नोट को इस साइड में लेके जाएंगे तो आर नोट बाई के आ रहा है, और क्या, आर नोट डिवाइडेड बाई के आ रहा है मेरे पास। तो ये दूसरा आ चुका है, ये आर नोट बाई के आ चुका है मेरे पास। ठीक है, ये आर नोट बाई के आ चुका है। तो ये दिस इज द हाफ लाइफ, ये हमारे पास पहली इक्वेशन मान लो, ये हमारे पास कंप्लीट लाइफ। अब यहां से देखो एक रिलेशनशिप भी मिल रहा है अपने को, कि टी हाफ या टी 50% आर नोट बाई टू के है, और टी 100% आर नोट बाई के है। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं, हमें पता है, हम ये जान चुके हैं कि टी 50% या टी हाफ बोलो आप, वो कितना है, आर नोट बाई टू के, लेकिन किसके लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टू के। और टी 100% कितना है मेरे पास, वो है आर नोट बाई के, आर नोट बाई के। तो यहां से हम लोग देखो आर नोट बाई के को टी 100% रख सकते हैं, तो ये आर नोट बाई के को यहाँ पे टी 100% रख सकता हूँ। इसका मतलब टी 50% किसके बराबर मेरे पास हो गया, टी 100% जो लग रहा है उसमें डिवाइड बाई टू कर दो। ठीक है, ये भी यहां से रिलेशनशिप आ सकता है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि टी कंप्लीशन, टी कंप्लीट टाइम, टी कंप्लीट टाइम इक्वल टू टू टी हाफ, टू टी हाफ। तो दो हाफ लाइफ में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, दो हाफ लाइफ लगेंगे इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज निकल के आ सकती है। अब यहां से आपको क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकते हैं देखिएगा। क्वेश्चन के टाइप लिख रहा हूं, और ये सब आपको वहां पे डिराइव करके दिखाना है। क्वेश्चन देखिएगा क्या क्या टाइप के, क्या क्या टाइप के हो सकते हैं। तो पहला, डिराइव, डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक नंबर क्वेश्चन, ये एक बन गया, डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया। दूसरा, डिराइव द एक्सप्रेशन, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ, ऑफ हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड ऑल्सो टी कंप्लीशन टाइम, टी कंप्लीशन टाइम, मतलब रिएक्शन जब कंप्लीट हो रही है वो टाइम भी आपको करना है। इसी के साथ में एक और पूछ लेता हूं कि ऑल्सो स्टेबलाइज ए रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप आपको स्टेब्लिश करना है, एंड स्टेब्लिश्ड ए रिलेशनशिप, ए रिलेशनशिप बिटवीन टी हाफ, टी 50% एंड टी 100%। अब याद तो आपको टी 100% हमारे पास टू टी हाफ होता है, लेकिन ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश कैसे करोगे, तो पहले टी हाफ का डेरिवेशन कर दोगे, छोटा सा टी हाफ कैसे आया अपने पास, इंटीग्रेटेड रेट लो से टी हाफ कैसे निकला, फिर इंटीग्रेटेड रेट लो से टी 100% कैसे निकला, और फिर आप लिख देंगे दोनों का रिलेशनशिप, ये कर देंगे। ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है इसमें से, अच्छा एक क्वेश्चन अलग टाइप से पूछता हूं, मान लो आपको ऐसे पूछ ले कि टी 75% निकालो, किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका डेरिवेशन क्या होगा? ठीक है, मान लो इस तरीके से पूछ लिया, तो टी 50% और टी वो मैंने आपको बता दिया 100%। अब टी 75% मान लो पूछ लिया। अब 75% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारे पास रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब रिएक्शन इतनी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर मैं लिखूं कि 75% रिएक्शन कंप्लीटेड, लेकिन हमें तो रिमेनिंग चाहिए, क्योंकि इक्वेशन में हम लोग वहां पे रिमेनिंग लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 75% कंप्लीटेड, दैट मीन्स दैट मीन्स 25% रिएक्शन, ये हमारे पास क्या है? रिमेनिंग है। 25% क्या है मेरे पास? रिमेनिंग है। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास इंटीग्रेटर रेट लो क्या था जीरो रिएक्शन के लिए? आर टी इक्वल टू आर नोट, मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे, आर टी इक्वल टू आर नोट माइनस के टी। अब हमें चाहिए टी 75%। ठीक है। अच्छा, 75%, तो 75% का मतलब कितना होता है आपको पता है? 3/4। अगर मैं एक 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 नंबर, एक यूनिट से बात करूं, तो 3/4 होता है 75%। मतलब अगर रिएक्शन है, अगर स्टार्टिंग में आर नोट था, तो आर नोट में से 3/4 तो खत्म हो चुका है। 75% का मतलब 3/4 खत्म हो चुका है। तो बचा बचा कितना? बचा मेरे पास 1/4। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एट टाइम इक्वल टू टी 75%, इस टाइम पे मेरे पास क्या हो जाएगा? इस टाइम पे मेरे पास ये हो जाएगा कि आर टी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? वो आर नोट में से कितना खत्म हो गया? तो आर नोट तो स्टार्टिंग में था, आर नोट में से खत्म कितना हो गया? 3/4। 75% का मतलब कितना? 3/4। तो 3/4 ऑफ आर नोट ये खत्म हो चुका है। तो आर टी बचा हुआ अमाउंट कितना हुआ? तो आर टी मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 - 3/, मतलब आर नोट माइनस 3 आर नोट बाई 4, आर नोट बाई 4 को आर नोट कॉमन आ जाएगा। तो 1 - 3/4 1/4, मतलब ये मेरे पास 1/4 बोले तो आर नोट बाई 4 बच जाएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट आर नोट बाई 4। अब ये इस ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो। तो ये हम लोग सब कुछ ऊपर वाली इक्वेशन में अगर रखेंगे, तो आर टी की जगह आर नोट बाई 4 पुट कर दिया मैंने, है ना, इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास आर नोट था ही था, माइनस के टी। टी ये कौन सा है? 75% वाला टी है। ठीक है जी। आई होप इतना तो चीजें आपको क्लियर होंगी। अब देखो, हमें टी 75% चाहिए, तो के टी 75% को लेफ्ट साइड में ले जाओ और आर नोट बाई 4 को राइट में ले आओ। तो के टी 75% इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा? आर नोट माइनस आर नोट बाई 4। तो आर नोट माइनस आर नोट बाई 4, यहाँ पे आर नोट कॉमन आ जाएगा, 1 - 1/4 3/4 बच जाएगा। तो 3/4 आर नोट बन गया। और यहाँ पे टी 75%, हमें के नहीं चाहिए, हमें टी 75% चाहिए, तो के को यहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे जी। दिस इज द रिलेशन फॉर के टी 75%। अब मान लो अगर कह दे आपको कि टी 75% और टी 50% में क्या रिलेशनशिप है, लेट अस सपोज आपको कह दे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टी 75% एंड टी 50%, तो आप कैसे निकालेंगे? हमें पता है टी 75% 3 आर नोट बाई 4 क्या है। तो हमने अभी देखा टी 75% कितना आ रखा है हमारे पास? 3 आर नोट बाई के 4 के। और टी 50% तो हम लोग पहले निकाल ही चुके हैं, वो कितना आएगा? आर नोट बाई 2 के आया था। ठीक है जी। अब देखो, यहां से मैं आर नोट बाई 2 के की जगह आर नोट बाई के को, देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहां से मैं ये लिख सकता हूँ कि आर नोट बाई के मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? वो 2 टी 50% के बराबर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे बोलो। यहाँ पे 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आर नोट बाई के 2 टी 50% के बराबर आ जाएगा। और ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इसकी जगह, आर नोट बाई के की जगह। तो टी 75% मेरे पास कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा मेरे पास 3/4 इंटू में आर नोट बाई के कितना है? 2 टी 50%। ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स इससे कट जाएगा। तो टी 75% मेरे पास कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 3/2 बोले तो 1.5 टी 50%। मतलब 75% जो टाइम होता है ना जीरो रिएक्शन में, वो 50% का 1.5 गुना होता है। ठीक है, 1.5 शाना हो गया है। तो इस जीरो रिएक्शन के बारे में मैंने आपको इसमें सारे डेरिवेशन जो पूछे जा सकते हैं वो बता दिए। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगले लेक्चर में कर लेंगे, वरना 26 मिनट का ये लेक्चर हुआ है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो ये छोटे छोटे देखने की आपको आदत है, शॉर्ट शॉर्ट रील्स वगैरह छोटे छोटे, तो ऐसे हमारा ये भी छोटा ही रखते हैं। ठीक है, चलिए। तो बाकी चीजें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उससे रिलेटेड डेरिवेशन,
वो सारे आपके एग्जाम के जो भी है वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।